हे गाइस, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो क्या होता है, कभी कभी जो क्वेश्चनों को है ना फ्लड आने लगता है, और कुछ क्वेश्चन तो इतने बेहतरीन होते हैं कि उनका जवाब जो है ना कमेंट्स के थ्रू ना बल्कि कैमरे के सामने आके देना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आई हूँ आज सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू दोस्त हु आर न्यू ऑन द चैनल। मैं हूँ रश्मि सिंह, अ किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, जो कि शेयर करती है अपने डायलिसिस से लेकर अपने पोस्ट ट्रांसप्लांट की जर्नी को, और अपडेट करती रहती हूँ नए नए फैक्ट से। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरा जो चैनल है आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने जो है अपना लैपटॉप ऑन कर रखा है, और काफ़ी सारे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, स्पेशली एक ही लोग के 2-3 क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो मैंने ऑन किया है यहाँ पे अपना लैपटॉप, और अब मैं सारे क्वेश्चंस जो है पढ़ूँगी और उनको रिप्लाई करूँगी। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी जो लेटेस्ट है वो है यूसुफ का। उन्होंने लिखा है कि सिस कभी ट्रैकोलेमस जो है लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यूसुफ, ये आपकी ही गलती नहीं है, हम सारे पेशेंट्स की गलती है। इवन डॉक्टरों को भी ये समझ में नहीं आता है कभी कभी कि हमारा टैक लेवल जो है वो अचानक से हाई और अचानक से लो क्यों जाता है। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट का जो है टैक लेवल जो है कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता है। खैर, ये सारी चीजें हैं, डिपेंड करती हैं कि आपकी किडनी जो है आपकी बॉडी की तरफ से जो है उसका क्या वर्क है, क्या वो रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, या वो किस मोड में है। तो ये सारी चीजें जो है वो रिलेटेड है हमारे टैक लेवल से। तो मेरा भी टैक लेवल कुछ ऐसा ही होता है, कभी 3 जाता है, कभी 7 जाता है। और मेरी जो डोसेज है उस अकॉर्डिंग, जैसे आपने बताया कि आपके डोज अभी कभी लो कभी हाई है, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे डोसेज ना ट्रैकोलिमस जो होता है उसकी चेंज होते रहते हैं। नोटिस करिएगा, जब अगर हमारा ट्रैकोलिमस यानी हमारा टैक लेवल जो है कभी हाई जाता है, तो उस टाइम हमारी मेडिसिन की डोज जो है लो करती जाती है। वहीं जब हमारा ट्रैकोलिमस लो होता है तो हमारी मेडिसिन की जो है डोसेज हाई कर दी जाती है। तो इसका कोई रीजन नहीं होता। ये सारी फंक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर है वो किडनी पे डिपेंड कर रही हैं कि कितनी किडनी जो है आपके बॉडी को एक्सेप्ट कर रही है, या फिर आपकी बॉडी जो है उस किडनी को कितना एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर किडनी, राइट। सो इसके बारे में ज़्यादा डॉक्टर्स भी श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने डॉक्टर से पूछा था कि क्या आदमी ऐसा करे कि हमारा टैक लेवल जो है बिल्कुल स्टेबल हो जाए। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। टैक लेवल का जो है कोई रीज़न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने वही पूछा है कि आपका ट्रांसप्लांट को कितने टाइम हो गया है, एंड व्हाट इज़ योर क्रिएटिनिन लेवल। तो यस, मेरे ट्रांसप्लांट को 1.5 ईयर हो गया है, और जुलाई में मेरा जो है 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे ट्रांसप्लांट को। और मेरा क्रिएटिनिन लेवल है इधर जो है थोड़ा सा हाई हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डायरिया हो गई थी बीच में, जिसके चलते क्रिएटिनिन मेरा बढ़ गया था। एंड यस, अभी नेक्स्ट जो है वीक मुझे फिर से जाना है डॉक्टर की कंसल्टेशन को, तो वहाँ मैं रिपोर्ट लेके जाऊंगी। तो अभी रिपोर्ट भी कराने हैं, तो नेक्स्ट मैं ज़रूर अपडेट करूंगी कि अभी भी मेरा जो है क्रेटिनिन लेवल कितना वापस स्टेबल हुआ है, या फिर कहीं हाई या फिर लो हुआ है, जो भी हुआ है। वेल, आई विल अपडेट यू गाइज। सो यस, आई थिंक यूसुफ, अभी आपको समझ में आएगा कि जो आपने टैग लेवल का पूछा है वो क्या है क्या नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है सुनील चौहान का। सुनील चौहान ये मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेजेस करते हैं, एंड इनका क्वेश्चन है कि आपका टैग लेवल कितने पे स्टेबल हुआ है। इट्स नॉट लाइक मैंने अभी जैसे बात की कि टैग लेवल स्टेबल जल्दी नहीं होता है। सो अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, या फिर किसी ने ऐसे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी है, राइट। अगर आप में से किसी का भी टैग लेवल स्टेबल पे है तो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके शेयर किया करिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। इसलिए मैं लाइव भी आती हूँ, और हमेशा मैं बोलती हूँ अगर कोई आके मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन किया करिए लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे। जब भी मैं नोटिफिकेशन दूँ प्लीज़ मुझे डीएम ज़रूर किया करिए। अगर आप इंस्टा पे मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगले के लिए। ठीक है, हाँ, सुनील चौहान, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप किस सोप से नहाते हो। तो सुनील चौहान, मैं बोल दूँ टोटली कि मैं सोप यूज़ ही नहीं करती हूँ।
इवन यस, मेरे घर वाले भी सरप्राइज रहते हैं कि ये साबुन लगाती ही नहीं है। सो नहीं लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है सोप यूज़ करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपटन ट्राई कर लेती हूँ, और फेस वॉश बस फेस में लगा लिया या उपटन लगा लिया। मैं ऑयलिंग यानी मसाज करती रहती हूँ अपने बॉडी को। तो मैं ज़रूर ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि मैं अपने ट्रांसप्लांट के बाद जो है अपनी केयर कैसे करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ। बट आई डोंट यूज़ सोप एट ऑल। कभी हफ्ते में एक बार कर लिया तो कर लिया, ऐसा वाला है मेरे साथ। तो आप कोई भी सोप यूज़ करो, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग डेटॉल, मेडिमिक्स ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वरना आप नॉर्मल सोप भी यूज़ करो। तो सोप में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड या अब तो समर आ गए हैं, तो समर में अगर जेल वाले सोप यूज़ करो, जैसे कि प्योर्स होते हैं, कोई भी जेल वाला सोप यूज़ करें जिसमें ग्लिसरीन होता है, तो बहुत अच्छा भी रहता है, या एलोवेरा वाला, राइट। सो इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड आरिफ इन्होंने लिखा है कि इनिशियली मेडिसिन आई वाज बाइंग फ्रॉम हॉस्पिटल, आई वाज गेटिंग डोज फ्रॉम एमआरपी एज माई डोज माई सिग्निफिकेंट हाई, लाइक ट्रैकोलिमस was 10 mg per day, myofenolate was 4 tablet per day, antibiotic and all. But after that I found stockist for particular medicine brand and got those brand at huge discount. So yeah, he's not asking question, actually he is टेलिंग अदर्स दैट कि इनका मेडिसिन जो है हम जब हॉस्पिटल से लेते हैं, या फिर जो होता है कि आप लोगों को पता होगा कि मेडिसिन जब हम हॉस्पिटल से लेते हैं तो हमें ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ी सी महंगी तो पड़ती है। वहीं जो होलसेल से आप जाके लेते हो, क्योंकि आपके पास ट्रांसप्लांट होते ही बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने लगते हैं, राइट। तो होलसेलर्स के फ़ोन आने लगते हैं आपके मेडिसिन के लिए, तो वो जो है मेडिसिन पे आपके डिस्काउंट देते हैं। और जिनका डोज हाई है, लाइक मेरा भी डोज हाई है, और जैसे इन्होंने बताया आरिफ ने 10 mg है, तो भाई फिर हमें तो मेडिसिन और भी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि डोसेज हाई है तो फटाक से मेडिसिन ख़त्म हो जाती है 1 मंथ के, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो राइट, बट मैंने डॉक्टर को भी सुना था किसी से बात करते हुए, लाइक कोई स्कीम भी होती है इसमें गवर्नमेंट की जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो मेडिसिन के लिए, और शायद आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो सकती है। मैं भी ट्राई करूँगी नेक्स्ट में, जब भी मैं नेक्स्ट डॉक्टर से मिलने जाऊँगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि हमारे लिए मेडिसिन जो है अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन वही एक ज़रिया है जिसके चलते हम हैं, राइट। और कॉस्ट भी लेकिन उसकी इतनी हाई है, तो मीडियम क्लास वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ये चीज़ हो जाता है कि भाई सैलरी आए नहीं, कि आधी सैलरी तो हमारे पोस्ट ट्रांसप्लांट के जो मेडिसिन है, जो टेस्ट है, उसी में आधी निकलती जा रही है। तो वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिमरन, सी इज आस्किंग कि डायलिसिस के बाद जो होता है दी मेरे हाथ में पैरों में जो है नंबनेस से फील होती है, तो क्या ये पेन आपको भी होता था, एंड अगर हाँ तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो वेल सिमरन, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नंबनेस जो है डायलिसिस के टाइम बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमें फील होती हैं, क्योंकि डायलिसिस जो है एक तरीके से जो है ब्लड को सर्कुलेट किया जा रहा है मशीन के थ्रू, क्योंकि हमारे जो शरीर का मशीन है वो तो खराब हो चुका है। तो एक मशीन के थ्रू जब आपके ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, तो ब्लड जो सर्कुलेट है तो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होता है, यानी कभी कभी हमारे जो ब्लड होता है बॉडी में हर तरफ से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें नंबनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल सुन्न सी हो गई है। और ये चीज़ें जो अधिकतर डायलिसिस होने के बाद होता है। तो ऐसे देखा जाए, डॉक्टर्स जब सजेस्ट करते हैं वो यही करते हैं, या फिर मोर डायलिसिस, गो फॉर मोर डायलिसिस, ठीक है। जितनी डायलिसिस होगी और अभी ज़्यादा अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेट होगा। और जो है अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके ट्रांसप्लांट के बाद से एकदम से ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, क्योंकि नई किडनी लगने के बाद से जब वो किडनी अच्छे से फंक्शन करने लगेगी, तो आपका ब्लड जो है नेचुरली सर्कुलेट होता रहेगा। तो अभी जो है डायलिसिस के टाइम में ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो आप नंबनेस फील होती हैं, तो मैं यही कहूँगी डायलिसिस के लिए ज़्यादा जाइए, अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा करिए। एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम हमें पोटेशियम मना होता है, राइट। आपने भी देखा होगा डायलिसिस के टाइम में एक तो हाई प्रोटीन हमें मना हो जाता है, और पोटेशियम भी मना हो जाता है। तो जब पोटेशियम नहीं होता है शरीर में, तो आपको भी पता है कि क्या होता है, फिर हमें रिस्क होता है बहुत सारी चीज़ों का, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही है अभी। तो अभी तक जब तक डायलिसिस कोशिश करिए कि बिल्कुल लूज़ ना होइए, एक्टिव बने रहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी किया करिए।
दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू सिमरन। सो येस, जितना मुझे पता था मैंने अभी आपको ये सजेशन दिया है, और एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर बताएं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा डॉक्टर ऐसा ऐसा हो रहा है एंड व्हाट शुड आई गो डू फॉर इट। ओके, सो येस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिव्या सावन। इन्होंने लिखा है मुझे इंस्टा पे भी कि इनके ट्रांसप्लांट को 7th हो गया एंड क्या प्रेग्नेंट हो सी हूँ। सो दिव्या, आई विल टेक टोटली नो। आप बिल्कुल अभी प्रेग्नेंट के, इवन प्रेगनेंसी के बारे में तो आप सोचो भी मत अभी, जो है प्लीज़ अपने बारे में आप ज़्यादा सोचो। आपको तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हमें इसलिए ये चीज़ें मना कर दिया जाती है कि 2 साल या तो 3 साल, जब तक आपकी बॉडी पूरे अच्छे से रिकवर नहीं हो जाती, किडनी को अच्छे से फंक्शन नहीं करने लगता है, तब तक प्रेगनेंसी के जो है रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये सच है कि शादी के बाद यानी आप कंसीव कर सकते हो अगर और कोई आपके अंदर इफेक्ट ना हो तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस किडनी की वजह से अगर कभी हस्बैंड के अंदर कुछ होता है तो लोग समझते हैं ऐसा वैसा कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो बच्चा नहीं हो रहा है ना। अगर आपके अंदर और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो डेफिनेटली आपकी ट्रांसप्लांट के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और क्योंकि उस टाइम जो है हमें उसी गायना को दिखाना होता है जो हमारा डॉक्टर सजेस्ट करता है, नेफ्रो सजेस्ट कर, हमें उसी गायना के पास जाना भी चाहिए। लेकिन अभी 7 मंथ हुए हैं तो अभी आपका बॉडी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ये आपके लिए अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अभी ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि अभी दो एटलीस्ट 2.5 साल तक आप चीज़ों का दिल को बाहर सोचिए भद मत, और हाइजीन से रहिए। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है आपको इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो है हम कंसीव करने के लिए भी बहुत हाई लेवल पे होते हैं, क्योंकि एक नई किडनी लगी होती है और हमारे पीरियड्स एंड ऑल सब कुछ जो है बहुत अच्छे से वापस आने लगते हैं। तो इस टाइम डॉक्टरों के अकॉर्डिंग जो होती है हमारी बॉडी बहुत जल्दी कंसीव भी कर सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि गलती से भी ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि झूठ में इतना अपनी बॉडी पे जो है एक और बर्डन की तरफ मैं कह सकती हूँ, या फिर क्योंकि इस टाइम आप प्रेग्नेंट हो गए नहीं, ये कर भी लिया तो आपका और आपके बच्चे पर रिस्क है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दवाइयाँ एंड ऑल, तो वो आपकी बॉडी जो है ज़्यादा झेल नहीं पाएगी। तो इस चीज़ को जो है समझिए, कोशिश करिए समझने की। और हमेशा मैंने शेयर हुआ है इस पे भी कि कभी भी 2-2.5 साल के बाद ही प्रेगनेंसी क्या करिए, कंसीव हुआ करिए। एंड यस, बहुत सारे लोग अगर एक्सपीरियंस है जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनका ट्रांसप्लांट के बाद बच्चा हुआ है, लाइक कितने ईयर बाद हुआ है, कैसे हुआ, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करिए, ताकि और भी जो लोग हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो आपने भी पूछा हुआ है कि मेरे नेफ्रो का नाम क्या है। मेरे नेफ्रो है डॉक्टर संदीप गुलेरिया एंड ही इज़ अ सर्जन। एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं कि आप नेफ्रो के पास नहीं गए, आप डायरेक्ट ट्रांसप्लांट सर्जन गए। तो मैं बता दूं कि जब मैं एडमिट थी भगत चंद्रा में, यानी सबसे पहले जहां मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, लाइक उस टाइम तो कंडीशन ही ऐसी थी कि बिल्कुल रीजेंट मुझे डायलिसिस पे ही जाना था। उसके बाद हम आरएमएल शिफ्ट, क्योंकि हम भी तलाश में थे कि कौन सा बेटर हॉस्पिटल मिले हमें, क्योंकि सबके दिमाग ये चल चुका था कि अब ट्रांसप्लांट मेरा करवाना ही करवाना है। एंड आफ्टर आरएमएल हमें कजिन के थ्रू पता चला कि यहाँ ट्रांसप्लांट जो है डॉक्टर संदीप गुलेरिया, राइट, पद्मश्री अवार्डेड, एंड ये आती है से वी वेंट टू संदीप गुलेरिया। ही वाज लाइक, उन्होंने ट्रांसप्लांट ही बोला, उन्होंने बहुत कुछ पहले टेस्ट वेस्ट के लिए था, मुझे खा और सारा कुछ बताया, उसके बाद ही उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए तैयार भी हुए। तो एक बिलीव होता जैसे कि, तो मुझे उस डॉक्टर पे अभी भी ऐसा बिलीव है। तो पता नहीं, मैं कोई नेफ्रो नहीं देखती, मैं पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी डॉक्टर संदीप गुलेरिया से की ही ओपीडी में जाती हूँ, कंसल्टेशन कराती है ना। सो यस, ही इज़ इन अपोलो न्यू दिल्ली सरिता विहार, और वैसे बहुत जगहों पे भी जाते होंगे, पहले ये एम्स में थे। तो बस अपना अपना विश्वास होता है, जिस डॉक्टर से आपको पॉजिटिव वाइब आती है, भाई लगता है कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट यहाँ ज़्यादा सही चल सकता है। तो यस, सो यहाँ दिस वर द क्वेश्चंस गाइज, एंड उम्मीद है नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग भी बोर होने लगते हो। वैसे से बोर नहीं होना, क्योंकि मैंने बहुत जन्नी बातें की हैं इसमें। अगर कुछ गलत बात की तो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि वैसे भी कितने लोग हैं जो वीडियोज़ देखने के बाद से वीडियोज़ को बकवास भी कहते हैं। वेल, दैट्स टू गुड। एनीवे, मैं इन सारे नेगेटिव कमेंट्स को जो है पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, कम से कम उसने देखा पूरी वीडियो को, बकवास भी कहा, मतलब उसके पास इतना टाइम है कि एटलीस्ट कमेंट में आके उन्होंने इतना लिखा। सो थैंक यू एवरीवन।
वेल गाइज, जो लोग हमें प्यार दिखाते हैं उन सब के लिए हमेशा मैं हूँ। आप कभी भी इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकती हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और वेल, मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है कि मैं 16 पे हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि मैम मेरे कॉल एक बार पिक कर लो, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देखो, तो देखो डायरेक्ट बात, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर अपना नंबर मैं नहीं दे सकती किसी को भी। इसीलिए मैं 16 पे हूँ। वहाँ आप आके मेरे से अपनी कॉल बुक अपॉइंट कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो लोग जो है मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं कि किसी ने आपके लिए जो है कॉल बुक की हुई है। फिर उस अकॉर्डिंग हम शेड्यूल करते हैं अपने कॉल को, और आप मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो हुआ ना कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म। तो प्लीज़ गाइस, इफ़ यू वांट टू हैव कॉल विथ मी देन प्लीज़ गो एंड book the call on Solab. Well, let me see you all in the next vlog. Till then, please do like, comment and subscribe my channel. And yes, मैं जल्दी ही आऊँगी नेक्स्ट vlog को लेके आप सबके संगे। तो नमस्कार, and stay positive, stay healthy.